हम लोग ब्रिटिश से आर्थिक नीति और उसका प्रभाव पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक था ब्रिटिश भूमि नीति, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त पढ़ लिया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त पढ़ लिया और आज हम लोग महलवाड़ी पद्धति पढ़ेंगे। मेरे कहने का अर्थ कि जब भारत में ब्रिटिश आए तो भारत में उन्होंने 3 प्रकार की भूमि नीतियां, भूमि संबंधी नीतियां बनाया। पहला अस्थाई बंदोबस्त, जो हम लोग पढ़ लिए। दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा जो है वह है आज हम लोग पढ़ेंगे महलवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त में जो लगान का निर्धारण जमींदार के साथ किया गया था और रैयतवाड़ी में किसान के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लाया गया था तो यह सोचा गया था कि इससे 2 फायदा होगा। रैयतवाड़ी से किसान राज्य की आय में वृद्धि होगा, राज्य की आय में वृद्धि होगा और किसानों की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन पहला जो है उद्देश्य तो पूरा हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था का, जो राज्य की आय में वृद्धि हो गई, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ये जो महलवाड़ी सिस्टम है ये जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप है। महलवाड़ी सिस्टम जो है वो जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप है, इसको ध्यान में रखिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था जो है जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप है। अब हम लोग महलवाड़ी सिस्टम पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी पद्धति। महलवाड़ी पद्धति, देखिए महल का अर्थ होता है आपका गांव या जागीर। महल का अर्थ क्या होता है? गांव या जागीर। इसमें जो लगान का निर्धारण गांव के साथ किया गया या जागीर के साथ किया गया, ध्यान में रखिएगा। इसमें लगान का निर्धारण किसके साथ किया गया? गांव के साथ किया गया या जागीर के साथ किया गया। गांव के साथ करने का अर्थ कि गांव का मुखिया होगा, गांव का मुखिया या लंबरदार उसको कहते हैं। मुखिया को क्या कहते थे? लंबरदार उस क्षेत्र में कहते हैं। तो उसके साथ जो है यह महलवाड़ी पद्धति लाया गया। महलवाड़ी पद्धति के जो जनक हैं वह हॉल्ट मैकेंजी है। हॉल्ट मैकेंजी है। हॉल्ट मैकेंजी ने ही सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में एक प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें महलवाड़ी पद्धति का वर्णन था और इसको 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया महलवाड़ी पद्धति को। कहाँ कहाँ लागू किया? तो अवध के क्षेत्र में, आगरा में, तो कहने का कि पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन क्षेत्रों में जो है ये सिस्टम लाया गया। लगभग कहा जा सकता है कि ब्रिटिश भू क्षेत्र का ये 30% क्षेत्र में यह लगान व्यवस्था लागू थी और यह गांव के मुखिया के साथ सामूहिक रूप से किया गया था। इसमें जो लगान जो थी वह, अगर लगान जो है जमींदार वसूलता है, जो भूमि का किराया है, तो अगर वो लेता है तो 30% और सामूहिक रूप से अगर टैक्स लिया जाता है तो 95% तक इसमें आप कह सकते हैं कि लगान दिया जाता था। लेकिन ओवरऑल 66% इसमें लगान की दर रहती थी, जो कि काफी उच्च दर था। बात को समझिएगा, अगर जमींदार जो है, सॉरी लंबरदार या जमींदार जो भी कह लीजिए उस क्षेत्र का, या मुखिया, अगर वह भूमि के उत्पादन से जो किराया लेता था वह अकेले लेता था तो वह 30% ही होता था, लेकिन सामूहिक रूप से अगर लेता था तो 95% था। लेकिन ओवरऑल जो था ये 66% ही था लगान की दर। अगर आपसे पूछा जाए लगान की दर महलवाड़ी पद्धति में कितना है तो आप 66% ही कहिएगा। लगान का जो निर्धारण होता था वह अनुमान पर आधारित था, अनुमान पर आधारित था। यह नहीं था कि उसके लिए कोई विशेष काम किया गया था। लेकिन एक चीज है कि भूमि का मानचित्र बना, इसके लिए
और सर्वेक्षण किया गया। ये सब काम इस समय हुआ। इस काम को करने में थे मार्टिन बर्ड। कौन थे? मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड को भारतीय राजस्व व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। मार्टिन बर्ड को क्या कहा जाता है? भारतीय राजस्व व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ये जो पद्धति थी वह 30 सालों के लिए लाया गया था और 30 साल के बाद लगान की दर को पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता था। पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता था। तो यह है महलवारी पद्धति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। महलवारी पद्धति को 1822 ईस्वी में अवध, आगरा, पंजाब के क्षेत्रों में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। हॉल्ट मैकेंजी 1822 में लागू किया था महलवारी पद्धति। यह ब्रिटिश भूक्षेत्र के 30% भाग पर लागू था और इसमें लगान की दर 66% तक थी। भारतीय राजस्व व्यवस्था का जनक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपको इतना ही के अंतर्गत पूछेगा। महलवारी पद्धति में जो लगान का निर्धारण है वो गांव के मुखिया के साथ किया गया या लंबरदार के साथ किया गया। यही है आपका महलवारी पद्धति। महलवारी पद्धति में कोई विशेष बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं, ये ब्रिटिश जो भूमि नीति है या भू राजस्व नीति है, इसको माल गुजारी भी कहा जाता है। ब्रिटिश की जो माल गुजारी नीति है वह आखिर माल गुजारी नीति, देखिए, अस्थाई बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो या महलवारी पद्धति हो, ये तीनों पद्धतियां स्पष्ट ढंग से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा की पद्धति में नहीं था। भारतीय प्राचीन परंपरा के पद्धति के साथ ये मेल नहीं खाता था। इसको याद रखिएगा। ऐसे टॉमस मुनरो ने यह दावा ठोका है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारतीय प्राचीन परंपरा से मेल खाती है, लेकिन आप यह बात स्पष्ट ढंग से समझिए कि यह भारतीय प्राचीन परंपरा से जो है या अस्थाई बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो या महलवारी बंदोबस्त हो, कोई भी जो है मेल नहीं खाता है। ब्रिटिश ने भू राजस्व लेने के लिए जमीन को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया। और वह जानबूझकर ऐसा किया। क्योंकि उसको पता था कि किसान को जो है लगान देने के लिए अंतिम रूप से जमीन के अलावा कुछ नहीं है। किसान के पास लगान देने के लिए अंतिम रूप से जमीन के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए उसने जमीन को क्रय बिक्री संभव बना दिया और उसको हस्तांतरणीय बना दिया। एक तरह से इसको जमीन को उसने माल बना दिया, विक्रय की खरीद बिक्री की वस्तु बना दिया। इसलिए यहीं से लगता है कि माल गुजारी शब्द भी आया होगा। मतलब जमीन को यह खरीद बिक्री की वस्तु बना दिया, इसलिए इसको माल भी कहा जाता है। और यह उसने जानबूझकर किया क्योंकि जो ब्रिटिश भू नीति डालने वाले थे उनको यह पता था कि किसान जो है अंतिम रूप से उनके पास जमीन ही है और जमीन को या तो गिरवी रखकर या साहूकार के पास ब्याज देकर जो है साहूकार से ब्याज लेकर जो है वो ऋण चुकाएंगे। तो इसलिए उसने जो है या जमीन को बेच के ऋण चुकाएंगे, इसलिए जमीन जो है उसने क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया क्योंकि उसको राजस्व ब्रिटिश सरकार को मिलता रहे। 1796 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी प्रशासन का दो ही उद्देश्य है, एक तो राजनीतिक सुरक्षा और दूसरा है हमारा यहाँ पर रहने का कि ब्रिटिश जो कंपनी है या ब्रिटिश सरकार है उसको आर्थिक फायदा होते रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं हो। और शायद संभवतः इन्हीं सब कारणों से ब्रिटिश सरकार ने भू नीति लाया था। तो यही है ब्रिटिश भू नीति जो 3 अलग अलग है उसके बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बात कहा, बहुत ही सही बात कहा उसने, कि जब अस्थाई बंदोबस्त जब वो लागू किया था तो फिर उसने कहा कि उसके पहले जो वारेन हेस्टिंग्स ने, चाहे लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने जो भू राजस्व व्यवस्था लाया था, तो उसका कहना था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि बंगाल में 1/3 जो क्षेत्र है वो जंगल में बदल गया है और वहां पर नर वानर रहते हैं। ये उसका कहना था।
ये है ब्रिटिश भू नीति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। एक चीज और कि पंजाब के क्षेत्र में 1900 एडी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया और इसके बाद यह पंजाब 1900 ईडी में ब्रिटिश सरकार ने पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया और पंजाब के क्षेत्रों में किसानों के पास जो खेती की जमीन थी अब वो गैर कृषि में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसका अर्थ कि किसान की खेती को कोई नहीं अन्य चीज में उपयोग नहीं किया जा सकता है, न अन्य लोग खरीद सकते हैं। ये ऐड लाया गया था। दूसरा चीज ये कि महलवाड़ी व्यवस्था में जब लॉर्ड डलहौजी आया तो 1855 में इसने जो है एक सहारनपुर अधिनियम लाया था। लॉर्ड डलहौजी ने, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, सहारनपुर अधिनियम लाया था और कहा था कि भू राजस्व जो है 50% महलवाड़ी में वसूला जाएगा और ये बढ़ाया भी जा सकता है। महलवाड़ी व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी कि उसमें अनुमान पर आधारित भू राजस्व वसूला जाता था। इसलिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद अगर कहा जाए तो महलवाड़ी सिस्टम भी था। ऐसा नहीं था कि महलवाड़ी सिस्टम में जो है कोई मानवीय चेहरा दिखता है। यहाँ भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो लंबरदार है वह जो है एक प्रकार के दैत्य हैं। वो जिस तरीके से जमींदार थे, जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार थी, यह सब हो गया आपका ब्रिटिश भूमि नीति के बारे में। ब्रिटिश भूमि नीति ने 3 प्रकार के शोषण तंत्र को जन्म दिया। ब्रिटिश भूमि नीति ने भारत में 3 प्रकार के शोषण तंत्र को जन्म दिया। एक तो ब्रिटिश सरकार शोषण करती थी, दूसरा जमींदार शोषण करता था या लंबरदार शोषण करता था या मुखिया जो भी है। तीसरा जो है आपका साहूकार। एक्चुअली रैयतवाड़ी व्यवस्था जहां जहां थी वहां जो है साहूकारों का प्रवेश ग्रामीण जीवन में हो गया, क्योंकि लगान की दर इतनी ज्यादा थी और वहां पर जो है बागानी फसलों को जो है प्रोत्साहन दिया गया। इन सब कारणों से जो है किसानों को साहूकार के पास जाना पड़ा, या तो लगान देने के लिए या अकाल वगैरह के कारण जो है फसल नष्ट हो जाता था तो उसमें साहूकार से वह पैसा लेते थे और फिर वो सरकार को लगान देते थे। तो ये साहूकार के रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत साहूकारों ने सबसे ज्यादा शोषण किसानों का किया और उन्हें किसान से दास बना दिया। कहने का अर्थ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को जो जमीन का मालिक माना गया था वह एक तरह से अगर देखा जाए सैद्धांतिक रूप से तो सही था, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह साहूकार के दास बन गए थे। सबसे ज्यादा साहूकारों का प्रॉब्लम रैयतवाड़ी व्यवस्था में हुआ। और एक ही याद रखिएगा, अगर भारत ब्रिटिश भू नीति का परिणाम अगर सबसे जानना है और पढ़ना है तो सबसे रोचक किताब गोदान है प्रेमचंद का, जो उन्होंने 1936 के वर्ष में लिखा था। आप लोग अगर ब्रिटिश भूमि नीति का परिणाम को ठीक से समझना चाहते हैं तो एक बार गोदान पढ़ लीजिए प्रेमचंद का, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चित्रमय प्रस्तुतिकरण उसमें किया गया है। गोदान के ग्रामीण जीवन में 2 प्रकार के जीवन का वर्णन है वहाँ, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन। जो अनुपस्थित जमींदार है, जिसका मैं बार बार चर्चा करता हूँ, जो शहर में रहते हैं, वह भी आपको गोदान में मिल जाएगा देखने को। गोदान में भी जो जमींदार साहब हैं वो शहर में ही रहते हैं। तो यह सब जो है पूरा ब्रिटिश भूमि नीति का जो आप कह सकते हैं कि सजीव चित्रण गोदान पुस्तक में ही हुआ है। तो 3 प्रकार के शोषण तंत्र हमको वहां देखने को मिलता है। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश भूमि नीति किसी भी प्रकार की हो, या वो अस्थायी बंदोबस्त हो या वो रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी हो, किसानों का शोषण हुआ। जो यह सोचा गया कि खेती जो है कृषि उद्योग के लिए एक बाजार साबित होगी, वह साबित नहीं हो सका। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता बढ़ी, किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन समाप्त होती चली गई। मोटे अनाज को हतोत्साहित किया गया उत्पादन के लिए, बागवानी फसलों को प्रोत्साहन दिया गया, तो इससे जो है पोषण भी घटा और शोषण भी बढ़ा किसानों का। और चूंकि साहूकार के पास जाने लगे, एक तरह से वो ऋण जाल में फंस गए, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता आ गई।
अकाल बढ़ गया, भूखमरी बढ़ गई, ये सब यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। तो यह सब जो है, यही है ब्रिटिश भूमि नीति के बारे में जो आपको चाहिए, ज़रूरत इसी से आपका काम हो जाएगा। आपको अन्यत्र इससे ज़्यादा कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, प्री परीक्षा के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। आप अगर इस चीज़ को आत्मसात कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। एक चीज़ ये भी जानिएगा, एक इंजीनियर थे, उनका अभियंता थे, इंजीनियर थे, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ने दक्षिण भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो है काफ़ी दक्षिण भारत में उन्होंने काम किया। और उसके उन्हीं इसी कारण दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत अगर किसी को कहा जाता है तो सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि यह परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे। इस प्रकार से मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ इस पर। और आज जो है आपका ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत ब्रिटिश भू नीति और उसका परिणाम समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और कि भूमि क्रय विक्रय की जो वस्तु बन गई तो उससे भूमि जो है का जो है दाम बहुत बढ़ गया और भूमि का विखंडनीकरण भी शुरू हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके साथ में ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। फिर दूसरे वीडियो में हम जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति के नए पहलू के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।